हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कुंडे। पिछली क्लास में हम लोगों ने इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस इस टॉपिक का हम लोगों ने थियरी वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है तो उसको आप एग्जैक्ट में कैसे रिड्यूस करेंगे, क्योंकि कुछ इक्वेशंस होते हैं जो पहले से एग्जैक्ट होते हैं तो उसको हम लोग तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। अगर वो एग्जैक्ट नहीं है तो उसको फिर क्या किया जाता है, एग्जैक्ट में रिड्यूस किया जाता है। तो ये हमारा वही वाला टॉपिक चल रहा है कि वो एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन उसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस किया जाएगा, उसके बाद फिर उसको सॉल्व किया जाएगा। तो इसके पीछे वाली क्लास में हम लोगों ने इस तरीके से 7 यानी 7 रूल्स हम लोगों ने इसमें पढ़ लिए थे। एक एक रूल को हमने प्रॉपर डेफिनेशन के साथ आपको पिछली क्लास में बता दिया है, वो कंप्लीट हो चुका है। और हर एक रूल पर हमने एक एग्जाम्पल तुरंत आपको सॉल्व करके पिछली क्लास में दिखा दिया था। तो उन्हीं 7 रूल का हमने यहाँ पर समराइज करके लिखा हुआ है शॉर्ट में। जैसे हम लोग आज की क्लास में उसी टॉपिक पर बेस्ड आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो कब कौन सा रूल हम लगाएंगे इसमें से और वो रूल क्यों लगाएंगे तो वो भी हम आपको आज समझाते चलेंगे कि कोई क्वेश्चन हमारे सामने जैसे लिखा हुआ है तो उस क्वेश्चन में इनमें से कौन सा रूल लग जाएगा। भाई 7 रूल है तो देखते ही मान आप कैसे जान जाएंगे कि हाँ ये वाला रूल उसमें लगाना है। कभी कभी ये होता है क्वेश्चन देखते ही हमें समझ में जाता है कि हाँ ये रूल इसमें लगाना चाहिए, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें एक रूल हमने लगाया वो काम नहीं किया तो फिर हमें दूसरा रूल लगाना पड़ जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि एक रूल लगाया गया वो फेल कर गया तो दूसरा रूल लगाना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को देखकर एक बार में ही आराम से समझ जाएंगे कि कौन सा रूल लगेगा और क्यों लगेगा, आप आराम से आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर इसमें हमने कई सारे क्वेश्चन लिया है। हालांकि एक्सरसाइज में तो कुछ लगभग 17-18 क्वेश्चन हैं तो हम लोग पूरे ही सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग ये 6 क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये 6 क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फिर अगली क्लास में 6 और 6 ऐसे करके लगभग 18 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है एक्सरसाइज में जो पूरा क्वेश्चन दिया है। तो वो पूरा क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, कुछ 17-18 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में तो वो पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग 6 क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे धीरे धीरे और क्लासेस में 2-3 क्लास में हम लोग ये पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने ये 6 क्वेश्चन लिया है, आज की क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा और रूल भी हमने सामने ही लिख दिए हैं समराइज करके कि कौन सा रूल यहाँ लगेगा। उसके बाद अब आप यहाँ पर देख लीजिए तो थोड़ा सा जगह हमारे पास कम है, सॉल्व करने के लिए कम जगह चाहिए। तो एक बार आप देख लीजिए कि ये क्वेश्चंस हैं तो अभी हम 3 क्वेश्चन यहाँ से रफ कर देंगे, थोड़ी हमें जगह चाहिए तो 1 2 3 लिख देंगे, उसके बाद फिर 4 5 6 और सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, हम लोग अब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अभी हमने आपको यहाँ पर पूरे 6 क्वेश्चंस लिख कर दिखाए थे तो उसमें से हम लोग पहले ये 3 क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद फिर 3 क्वेश्चन और हम लोग करेंगे। मतलब 6 क्वेश्चन आज पूरा हम लोग इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा हमें करने के लिए जगह भी चाहिए इसलिए हम सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं लिख रहे हैं, 3-3 करके हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब आप सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए अब एग्जाम में जब क्वेश्चन आपको आएगा तो वहां तो आपको पता नहीं होगा कि ये एग्जैक्ट है, क्योंकि आपने बहुत सारे केसेस जो है पढ़े शुरू में कि कुछ वेरिएबल सेपरेबल टाइप का आपने क्वेश्चन पढ़ा, फिर होमोजीनियस पढ़ा, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, उसके बाद फिर एग्जैक्ट, फिर रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट, फिर और आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे लीनियर, रिड्यूसिबल टू लीनियर। ऐसे करके बहुत वैरायटी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी तो हम लोग को पता है कि हम लोग यही वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमें पता है कि भाई जो क्वेश्चन है वो रिड्यूसिबल टाइप का है, लेकिन एग्जाम में आपको कुछ पता नहीं रहेगा कि ये किस वैरायटी का है, एग्जैक्ट है कि रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट है, लीनियर है, कुछ पता नहीं रहेगा। तो वहां पर आपको देखकर डिसाइड करना होगा कि ये कौन सा क्वेश्चन है, और जब आप उसको पहचान लेंगे कि हाँ ये इस वैरायटी का है, इस फॉर्म का ये क्वेश्चन है, तब आप उसको सॉल्व करने के लिए बैठेंगे। तो अभी यहां पर आप सबसे पहला देखिए कि अगर ये एम डी एक्स, ये एम है आपका और ये डी एक्स है, तो ये एम होता है एक्स इंटू वाई, यहाँ पर एम है। आपने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर पिछली क्लास आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपने देखा है कि एग्जैक्ट इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हम लोग इसी तरह लिखते हैं,
एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो जब आप देखिए कि इक्वेशन हमारा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में है तो आप तुरंत एक गेस लगा सकते हैं कि ये एग्जैक्ट होगा या रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट होगा, तो वो आप पता लगा लीजिए। फिर एग्जैक्ट है या नहीं है तो उसके लिए पिछली क्लास में जैसा आप लोगों ने पढ़ा है, अगर पिछली क्लास आपने नहीं पढ़ा तो उसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। तो एग्जैक्ट वाला, तो उसमें आपने देखा कि हम डेल एम अपॉन डेल वाई निकालते हैं और डेल एन अपॉन डेल एक्स। अगर डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स के इक्वल है तो वो एग्जैक्ट होता है, तुरंत सॉल्व करके निकल जाते हैं हम लोग। लेकिन अभी ये रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट है तो जाहिर सी बात है इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स नहीं देगा, उसमें इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये उसी तरह का एक्सरसाइज है, वो क्वेश्चन हमने यहाँ पर ले रखा है। तो अब इसे जाहिर सी बात है हमें एग्जैक्ट में रिड्यूस करना होगा। तो आप जब क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में तो आप तुरंत चेक करिए कि डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर है या नहीं है। तो जब नहीं होगा तो इसका मतलब आप उसको फिर रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट समझेंगे और फिर कोई मेथड लगाएंगे, इन 7 में से 7 में से कोई रूल आप खोजेंगे जो उसमें ठीक से प्रॉपर तरीके से उसमें फिट हो जाए, फिर उसके अकॉर्डिंग आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। तो हम हर क्वेश्चन को आपको बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस रूल से होगा और क्यों ये रूल हमने लगाया, जैसे आप आराम से आइडेंटिफाई कर लें। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि ये क्वेश्चन है, आप सबसे पहले क्वेश्चन को देखा करिए क्या वो होमोजीनियस है या नहीं है, तो वो प्रैक्टिस से भी आपको पता चलेगा धीरे धीरे। तो आप देखिए यहाँ पर ये आपका होमोजीनियस है। क्यों होमोजीनियस है तुरंत देख के कैसे पता चलेगा, तो आप यहाँ पर m देखिए, ये जो dx के मल्टीप्लाई में m है और ये n है, तो यहाँ पर ये वाला जो है यहाँ पर x का पावर 1 है और y का पावर 1, तो दोनों की पावर आपको प्लस करना है। तो x की पावर 1 y की पावर 1 यानी इसकी टोटल जो पावर है वो 2 है, मतलब डिग्री 2 यहाँ पर है। यहाँ भी आप देखिए n में हर टर्म में जो पावर है वो भी 2 है, इस टर्म में जो वेरिएबल की पावर 2 है इस टर्म में भी वेरिएबल की पावर 2 है। तो सब जगह अगर वेरिएबल्स की पावर जो है सेम है तो वो होमोजीनियस होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी पावर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 है। थ्रू आउट पूरे में m के जितने टर्म होंगे उनमें जो पावर लगी हुई है और n के जितने टर्म हैं उसमें जो पावर लगी है वो सब जगह सेम है, तो वो तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि ये होमोजीनियस है। बस अब हमने पकड़ लिया कि ये होमोजीनियस है, तो इसके लिए रूल 2 हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, जैसा हम लोगों ने पिछली क्लास में इसको अच्छे से बढ़िया तरीके से पढ़ लिया है। यहाँ हमने शॉर्ट में समराइज करके लिखा है आपको समझाने के लिए। तो अगर होमोजीनियस है तो ये हमने कंफर्म कर लिया कि होमोजीनियस है, तो अगर होमोजीनियस है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, लेकिन एम एक्स प्लस एन वाई 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि अपॉन में 0 आएगा तो नॉट डिफाइंड होगा। तो ये हमने कंफर्म कर लिया कि यहाँ हम रूल 2 लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इट इज होमोजीनियस इक्वेशन सो दैट, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है इसलिए जो इसका आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो आप इसको तुरंत कैलकुलेट कर लीजिए भाई, 1 अपॉन एम इंटू एक्स। तो m आपका यहाँ पर क्या है, यहाँ पर m का वैल्यू आपके पास क्या है, आप दोनों को कंपेयर करके चाहे लिख लीजिए। तो m का वैल्यू आपके पास यहाँ x इंटू वाई है और n का वैल्यू आपके पास यहाँ पर, चाहे आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए इसका या तो ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वाई स्क्वायर, ये आपका m और n है। तो यहाँ पर आपको लिखना है एम एक्स प्लस एन वाई। तो m में आपको x का मल्टीप्लाई करना है, तो ये m है इसमें आप x का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए, तो x का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई एंड प्लस यहाँ पर आपको लिखना है। तो जब आप यहाँ पर ये प्लस लगा हुआ है और ये वाली वैल्यू अगर यहाँ पर आप ला कर रखेंगे तो ये प्लस माइनस आपका यहाँ माइनस बन जाएगा, तो आप यहाँ माइनस लगा दीजिए। n में क्या करना है आपको y का मल्टीप्लाई करना, तो इसमें आप y का मल्टीप्लाई करिए तो हर टर्म में y मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा प्लस 2y क्यूब हो जाएगा ये। तो इसमें आपने y का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसी को हमने यहाँ पर सॉल्व किया है।
तो अब इसका आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई एंड माइनस का 2 टाइम्स वाई क्यूब, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से मिला, माइनस नीचे लगा हुआ है, चाहे आप इसको ऊपर लगा दीजिए, तो माइनस का 1/2 वाई क्यूब, तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला। इसमें सबसे बड़ा काम होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे तो समझ लीजिए आपका काम आधे से ज़्यादा हो गया। अगर आप एग्जैक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना जानते हैं तो बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने की ही देरी है, उसके बाद काम हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका निकला, ये कंफर्म है कि यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, क्योंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन था और हमने ये लगाया, इसको सॉल्व किया हमने, ये जीरो के बराबर नहीं आया। जैसे यहाँ पर बताया गया है mx प्लस एन वाई जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये जो mx प्लस एन वाई वो जीरो तो आया नहीं, ये आया था माइनस का 2/y क्यूब। इसका मतलब ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर एकदम सही है। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आपको क्या करना होता है, जो गिवन क्वेश्चन है उसी में मल्टीप्लाई कर देना है, सो दैट गिवन इक्वेशन बिकम्स, तो आपका गिवन इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे उसके बाद। तो यहां पर आप या चाहे आप लिख दीजिए ऑन मल्टीप्लाइंग बाई -1/2 वाई क्यूब, एक ही बात है, आप चाहे ये लिखिए चाहे ऐसे लिख दीजिए, वो अपनी लैंग्वेज है, आप किसी भी तरह लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हर टर्म में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 1/2 वाई क्यूब से मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो ये है हमारा x इंटू वाई, और जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये हो जाएगा माइनस का ऐसे इंटू में dx, और फिर यही हमारा इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, हर टर्म में वो मल्टीप्लाई होगा ही। तो यहाँ पर आप इसको देखिए, माइनस अपनी जगह पर लगा हुआ है, इस टर्म में भी मल्टीप्लाई होगा और इस टर्म में भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2y क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस का, ये पहले से लिखा हुआ है हमारा 2y स्क्वायर, और इसके अपॉन में भी आ जाएगा ये आपका 2y क्यूब, जैसे यहाँ पर आपका ये लिखा हुआ है। इसी से हम हर टर्म में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और इनटू में dy इज इक्वल टू 0। तो अब जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद थोड़ा सा रिड्यूस कर लीजिए जहाँ तक ये सिंप्लीफाई हो पाए, तो ये एक y से ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का x अपॉन ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस आप चाहे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये और सुंदर लगने लगेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2y क्यूब, और ये माइनस माइनस प्लस का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/y dy इक्वल टू 0। तो ये आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, काट वाट दिया, कैंसिल कर लिया जो हो रहा था। अब ये बना, अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है। वैसे तो आप चाहे इसको दोबारा चेक करके देख सकते हैं अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए कि हाँ भाई ये डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर है या नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। इससे आपको कंफर्म भी हो जाएगा कि एग्जैक्ट बन चुका है या नहीं, और बाकी आपकी यहाँ तक की कैलकुलेशन भी ठीक है या नहीं ये भी आपको कंफर्म हो जाएगा। बाकी ऑप्शनल है, चाहे आप चेक करिए या ना करिए, आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चाहे तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए एक बार, हर क्वेश्चन में आप कर सकते हैं। तो डेल एम अपॉन डेल वाई आपको निकालना है और डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालना है। तो डेल एम अपॉन डेल वाई ये आपका एम है, इसको आप वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शली, एक्स आपका कांस्टेंट रहेगा। तो आपको पता है 1/y स्क्वायर, 1/y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आप क्या होगा आपका, यहाँ पर ये x अपॉन में 2 जो लिखा हुआ है अपनी जगह पर, 1/y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा तो माइनस का 2/y का क्यूब आएगा। तो अभी यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x अपॉन आपको मिलेगा y क्यूब। उसी तरीके से आप यहाँ पर डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालिए, n को आप x के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, 2x, और y तो आपके लिए कांस्टेंट है, वो चुपचाप पड़ा रहेगा। यहाँ पर ये y का प्योर फंक्शन है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो x अपॉन
वाई क्यूब आएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से आपका डेल एम अपॉन डेल वाई का वैल्यू डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर है। सो दैट, तो या तो आप यहाँ पर लिखिए कि नाउ इट इज एग्जैक्ट। नाउ इट इज एग्जैक्ट मतलब अब ये एग्जैक्ट बन चुका है। अभी तक तो एग्जैक्ट नहीं था ये गिवन क्वेश्चन, लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद डेल एम अपॉन डेल वाई का वैल्यू डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर है। तो नाउ इट इज एग्जैक्ट, इसलिए अब ये एग्जैक्ट है। अब ये कंफर्म हो गया कि ये हमारा एग्जैक्ट है। कौन है? ये। इसी को तो हमने क्या किया है अभी, इसी को हम लोगों ने अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। तो हमारा जो गिवन क्वेश्चन है अब वो इस तरीके से बन चुका है। तो ये जो हम इसको बॉक्स में बना रहे हैं, अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है। तो बस अब ये कंफर्म हो गया कि एग्जैक्ट है, तो आप इसको एग्जैक्ट की तरीके से सॉल्व कर लीजिए। तो नाउ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आप जब आप जान जाते हैं कि ये एग्जैक्ट है तो कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए आप यहां पर लिखते हैं एम डी एक्स। एम को आप एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन वाई को आप यहां पर कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। प्लस यहां पर आपको लिखना है टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, नॉट कंटेनिंग एक्स। यहां पर डी वाई इज इक्वल में एक कांस्टेंट, इक्वल में एक कांस्टेंट आ जाएगा सी। तो ये आप फॉर्मूला लगा देते हैं। तो m को आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y को कांस्टेंट मानना है। टर्म्स ऑफ n, n के उन्हीं टर्म्स को लेना है जो नॉट कंटेनिंग x, जिसमें x बिल्कुल भी ना हो। तो ठीक है, अब इसी को हमें सॉल्व करना है। तो यहां पर आप इसको पकड़ के, ये आपका m है और ये n है, तो m को आप यहां पर पकड़ के ले आइए। तो माइनस का x अपॉन में 2y स्क्वायर इंटू डी एक्स, प्लस n का आपको वही टर्म लेना है जिसमें x ना हो। तो n के पास दो टर्म है, एक ये है एक ये है। इस वाले टर्म में x है यहां लिखा है, तो ये आपके काम का नहीं है। ये वाले टर्म में x बिल्कुल भी नहीं है, तो यही आपके काम का है। केवल इसी को आपको पकड़ कर लाना है और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और इक्वल में आपको एक कांस्टेंट लेना है। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/y तो ये आएगा log y, इसलिए हम कांस्टेंट को भी लॉग में ले रहे हैं, जैसे सिंप्लीफाई करने में आराम रहे। तो अगर आप देखिए लॉग वाले टर्म्स आने वाले हैं तो आप कांस्टेंट को भी लॉग में ले लीजिए। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो x का हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये 2 हमारा यहाँ पर एक पहले से लिखा है, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और ये माइनस अपनी जगह पर पड़ा रहेगा वैसे का वैसा। 1/y को आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल में log ऑफ c, ये हमारा लिखा हुआ है। उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप उधर ले जाइए और log log वाले दोनों को कंबाइन कर लीजिए। तो ये इधर लिखा हुआ है माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर, और ये उस साइड जाएगा तो log c माइनस log y, तो log c माइनस log y, तो ये बन जाएगा log c अपॉन y, log c माइनस log y, तो log c अपॉन y बन जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई आप ऐसे कर सकते हैं। यहां से देखिए, अगर हम लोग इसको ये करें, अगर हम लोग इसके अंदर वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दें, मतलब c अपॉन वाई को y अपॉन c बना दें, तो log की प्रॉपर्टी से एक माइनस बाहर आ जाएगा। फिर इस माइनस को हम लोग कैंसिल कर दें, जैसे देखने में और बढ़िया से सुंदर लगने लगेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, चाहे तो आप ये 4y स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 4y स्क्वायर एंड log ऑफ y अपॉन c। तो इस तरीके से ये आपका फाइनल एंड रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, ये हो गया। तो अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए यहाँ पर इसका पावर जो है 2 लगा हुआ है, m का पावर यहाँ पर 2 लगा है। यहाँ पर आप देखिए ये m dx प्लस n dy के फॉर्म का है, तो dy की जगह यहाँ dv लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, y की जगह यहाँ पर दूसरा वेरिएबल v लगा दिया है। तो अब यहाँ पर देखिए इसका पावर 2 है और यहाँ इसका पावर भी 2 है। जब x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x का पावर 2 हो जाएगा और ये x इंटू वी, तो x इंटू वी होगा, तो इसकी पावर भी 1 और इसकी पावर भी 1, तो दोनों की पावर आपको प्लस करना है, तो ओवरऑल पावर यहाँ भी 2 मिलेगी। तो हर टर्म का पावर अगर सेम है, m के जितने टर्म है और n के जितने टर्म है, हर टर्म का पावर अगर सेम है तो फिर वो क्या होगा, होमोजीनियस होगा। तो ये भी पकड़ गया कि अगर होमोजीनियस है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/mx प्लस ny होगा। तो बस, तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किस तरीके से हम कौन सा रूल लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, तो वो आपको देखकर पहचान में आ जाएगा कि हाँ ये रूल यहाँ लगेगा। तो यहाँ भी इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन सो दैट, तो ये हमारा होमोजीनियस इक्वेशन है, इसलिए तो होमोजीनियस इक्वेशन है तो सो दैट, इसलिए इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या रूल बताया गया है सेकेंड वाले में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/mx प्लस ny, तो 1 यहाँ पर mx प्लस ny, तो यहाँ पर हमारे पास y की जगह वेरिएबल v दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ अपने हिसाब से v लिख लेंगे और इसी को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपके पास m और n क्या है, तो m आपके पास यहाँ पर क्या है, v स्क्वायर है और n है आपके पास, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x स्क्वायर प्लस x इंटू वी, तो ये हमारे पास m और n इस तरीके से मिल जाएगा। तो अब बस आगे कैलकुलेशन करना है, m में आपको x का मल्टीप्लाई करना है, तो ये m का वैल्यू इसमें x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू वी स्क्वायर प्लस n में आपको v का मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर आप करेंगे तो v से, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू वी अब प्लस यहाँ भी v से करेंगे तो x इंटू वी स्क्वायर। तो थोड़ा सा देखिए ये और क्या सॉल्व हो सकता है, ये तो यहाँ पर ये और ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x इंटू वी स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू में v, ये होगा। तो इसको आप थोड़ा सा और चाहे सिंप्लीफाई कर लीजिए तो और सुंदर लगने लगेगा। इसमें से आप कुछ कॉमन ले लीजिए, तो आप देखिए यहाँ से x इंटू वी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 2 टाइम्स v एंड प्लस यहाँ से एक बारी x बचेगा। तो ये आपने यहाँ पर निकाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बस ध्यान रहे कि आपको ये डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए, जो कि नहीं आया है, mx और प्लस ny आपका 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 0 आ जाएगा तो नॉट डिफाइंड होगा, तो भाई हम लोगों का 0 नहीं आया, तो यही हमारा क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो इसी से आपको गिवन क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना होगा। तो सो दैट गिवन इक्वेशन रिड्यूसेस टू, तो गिवन इक्वेशन अब किस तरीके से रिड्यूस होगी, ये गिवन इक्वेशन है, इसी में आपको मल्टीप्लाई करना होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। तो जब आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नीचे अपॉन में आ जाएगा x इंटू वी और ब्रैकेट में आपका 2v प्लस x है इंटू में dx, और यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x ब्रैकेट में x प्लस v और यहाँ भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा xv ब्रैकेट में 2v प्लस x और इंटू में dv इज इक्वल टू 0। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हमने यहाँ दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया।
अब जो भी सिंप्लीफाई हो उसको आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा v के अपॉन में हो जाएगा x, और ये 2v प्लस एक्स इंटू डी एक्स, प्लस ये हो जाएगा x प्लस v अपॉन में v और 2v प्लस एक्स इंटू में dv इज इक्वल टू 0। अब ये जो आपका इक्वेशन बना है ये एग्जैक्ट बन चुका है, क्योंकि आपने यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया है, इसलिए ये आपका इक्वेशन क्या बन गया, एग्जैक्ट बन गया। अब आप इसको चाहे तो चेक कर सकते हैं, डेल एम अपॉन डेल वी बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स करके आप यहाँ चेक करिए कि ये जो है एग्जैक्ट एक्चुअल में बना है या नहीं बना है। ये तो बन चुका ही है, बिल्कुल कंफर्म है, लेकिन आप एक बार चेक कर लीजिए अगर आपको अपनी संतुष्टि के लिए चेक करना है कि हाँ ये ठीक है या नहीं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे आपको करके दिखाया था, आप इसको मल्टीप्लाई करने के बाद चेक करके देखिए कि डेल एम अपॉन डेल वाई, यहाँ पर आपका v है तो डेल एम अपॉन डेल वी इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये आप चाहे चेक करिए या ना करिए, सोल्यूशन का ये पार्ट जरूरी नहीं कि आप इसको करके एग्जाम में दिखाएं, आप इसके आगे आराम से बढ़ के आप सॉल्व कर लिए। अगर आपको चेक करना है कि हमारी कैलकुलेशन ठीक है या एग्जैक्ट बना है या नहीं बना है, तो आप इसको साइड में कर सकते हैं। तो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में एक बार करके दिखाया, अगर आपने एग्जैक्ट वाला पढ़ा है तो आप इसको आराम से कर लेंगे, इसमें दिक्कत नहीं। तो अब ये एग्जैक्ट बन चुका है, तो बस इसको आगे जो है नॉर्मल तरीके से, अब ये एग्जैक्ट बन गया तो एग्जैक्ट वाली टेक्निक से ये सॉल्व हो जाएगा। तो नाउ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आप कैसे निकालते हैं, इंटीग्रल में आप लिखते हैं m dx, तो m का वैल्यू यहां पर आप लिखेंगे और इसको पूरा इंटीग्रेट करेंगे। m को आपको पूरा पकड़ लाना है और इंटीग्रेट कर देना है x के रिस्पेक्ट में, लेकिन जो यहाँ पर दूसरा वाला वेरिएबल ये v है या y लिखा रहता है, तो वो आपके लिए इस समय क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये आपके लिए कांस्टेंट है, केवल आपको x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना होगा। और उसके बाद इसके बाद क्या करते हैं, ये n आपका है, इसमें से आपको वही टर्म लेना है जिसमें x बिल्कुल भी ना हो। तो अब आप इसको देखिए, ये थोड़ा सा अजीब तरह बना है, तो इसको आप थोड़ा सा अलग करिए, वो हम आपको साइड में यहाँ करके दिखा दे रहे हैं। तो जैसे आप यहाँ पर इसको पहले अलग अलग डिवाइड करिए, तो x के अपॉन में इसमें आपने अलग डिवाइड किया 2v प्लस एक्स, और v के अपॉन में आप अलग इसको डिवाइड करेंगे 2v प्लस एक्स। तो x और v के अपॉन में अलग अलग आपने डिवाइड कर दिया। तो अब आपको ढूंढना है वो टर्म जो क्या हो, x से बिल्कुल भी मतलब इंडिपेंडेंट हो, उसमें x बिल्कुल भी ना हो। तो अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से तो v कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 1/2v प्लस एक्स बना, इसमें से x कभी अलग हो ही नहीं सकता, तो ये वैसे ही चलेगा। इसको आप जो है पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करिए। तो पार्शियल फ्रैक्शन से अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, 1/v हो जाएगा एंड माइनस का, पहले ऐसे ही करके देखिए और सॉल्व करके। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से आप इसको करके पूरा देख सकते हैं डिटेल में। a अपॉन में इसको एज्यूम कर लीजिए, ये a/v और प्लस b अपॉन में 2v प्लस एक्स, फिर a b का वैल्यू आप निकालिए। तो ये ऐसे ही बनेगा, पार्शियल फ्रैक्शन से आप ब्रेक करेंगे तो ये इधर आएगा 2v प्लस एक्स एंड ये इधर बनेगा माइनस का v। तो इसको आप बनाने के लिए सॉल्व करके यही का आपको वापस यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो जब आप यहाँ बनाएंगे 2v प्लस एक्स और माइनस v, तो यहाँ आप एक 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये सॉल्व करने पर बिल्कुल यही चीज आ जाएगा। जैसे आप एलसीएम लेंगे तो इधर आएगा ये 2v प्लस एक्स एंड ये माइनस का 2v एंड होल अपॉन, ये वापस से वैसे ही बन जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इस तरीके से पहले की तरह बन जाएगा, इसका मतलब इसका पार्शियल फ्रैक्शन ये होगा। तो इससे हमें फायदा क्या मिला, तो और जो साथ में ये वाला टर्म चल रहा था, तो ये तो कंफर्म हो गया कि भाई इसका पार्शियल फ्रैक्शन ये होगा। अच्छा, अब ये बचा, तो इस तरीके से आप देखिए n जो हमारा था
इस n को हमने इस तरीके से ब्रेक किया, ये आपका n है, इसको ऐसा ब्रेक किया गया। तो इसमें आपको वो टर्म ढूंढना है जिसमें x बिल्कुल भी ना हो। तो इस टर्म में x है, इसमें भी x है, इस वाले टर्म में x बिल्कुल भी नहीं है, तो यही आपके काम का होगा। तो इसको आप पकड़ ले आइए 1/v, और यहाँ पर dv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो वैसे जनरली x और y के टर्म्स में लिखा रहता है, तो यहाँ पर ये 1/y dy हो जाता है इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो बस इसी तरीके से आपको ये कर लेना है। अब ये n को इस तरीके से बनाना है। अब इसको आप इंटीग्रेट करिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में आपको इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको भी आपको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करना होगा। तो इसको भी आप पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करिए। जब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इसको बनाइए, क्या बनेगा ये, तो ये कुछ बनेगा 1/x, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करेंगे तो 1/x बनेगा, एंड यहाँ पर माइनस का हम देखते हैं क्योंकि सॉल्व करने पर यही चीज़ वापस से बन जाना चाहिए। तो ये इधर आ जाएगा, तो इधर आएगा तो ये बनेगा 2v प्लस x एंड माइनस का x, और नीचे तो अपना वैसे ही बना रहेगा। तो ये और ये कैंसिल होकर ऊपर 2v बच रहा है, लेकिन यहाँ पर होना क्या चाहिए v। तो इसके लिए अब आपको क्या करना होगा कि एक यहाँ पर हम लोग इसको ब्रेक कर देंगे, और ये आपको सॉल्व करने पर यहाँ से आ जाएगा 2v/x एंड 2v प्लस x। सॉल्व करने पर तो ये आया, बनना ये चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर पूरे के अपॉन में हमें एक 2 डिवाइड में करना होगा, तो ये इस वाले 2 को क्या करेगा, हटा देगा, तो ये पहले की तरह वापस से बन जाएगा। तो इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा। तो इसकी जगह हम ये लिखने वाले हैं, तो लिख दीजिए यहाँ पर, इसको हम ब्रेक करेंगे 1/2 पूरे इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल में हो जाएगा 1/x माइनस का 1/2v प्लस x, ये इंटू में dx प्लस 1/v का इंटीग्रल हो जाएगा log ऑफ v। आप यहाँ पर देखिए कई सारे टर्म्स आपके log में आएंगे, तो हम लोग कांस्टेंट को भी क्या करें, log में ले लें, क्योंकि सारे टर्म्स log में आने वाले हैं, तो आप कांस्टेंट्स को भी log में ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो ये सब रफ वाला काम है, तो इसको हम हटा दे रहे हैं। इसका काम तो अब खत्म हो गया है नहीं, तो इसलिए इसको हटा दिया जाए। तो ये 1/2 अपनी जगह पर वैसे ही पड़ा रहेगा, और ये 1/x का इंटीग्रल हो जाएगा log ऑफ x एंड माइनस का, इसका भी v हमारे लिए इस समय क्या है, कांस्टेंट है, तो 1/x का इंटीग्रल ये भी हो जाएगा log ऑफ x, इसका इंटीग्रल भी log में ही आएगा, एंड यहाँ पर log ऑफ v इज इक्वल टू log ऑफ c। ये तो 2 आप इसमें एलसीएम लेंगे, फिर उसके बाद ये इस साइड चला जाएगा, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो log a माइनस log b, तो log a/b ये, और 2 आप यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स log ऑफ v इज इक्वल टू, उसके बाद 2 यहाँ आ जाएगा, तो 2 टाइम्स log ऑफ c। अब देखिए हम लोग यहाँ पर इस कांस्टेंट को चेंज कर देंगे, तो आप यहाँ पर c1 बना लीजिए, क्योंकि अभी यहाँ पर ये इसके ऊपर स्क्वायर बनेगा, फिर हम log c1 स्क्वायर को हटाकर दूसरा एक कांस्टेंट c लगाएंगे, तो लास्ट में c लगा देंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए हम c1 इसको बना दे रहे हैं, क्योंकि अभी इस वाले log को हटाकर हमें दूसरा एक सुंदर सा log लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो 2 है, इस 2 को अगर आप यहाँ से हटाएंगे तो ये v की पावर में लग जाएगा, तो ये log ऑफ v स्क्वायर बन जाएगा। अब log a प्लस log b, तो ये आपका बन जाएगा log ऑफ a इंटू b इज इक्वल टू, ये 2 भी इसके पावर में जाके लग जाएगा, ऐसे बन जाएगा, तो log ऑफ c1 का स्क्वायर, तो log को स्क्वायर वगैरह लिखकर इतना झंझट क्यों पालना, तो c1 स्क्वायर को हटाकर
वहां पर हमने एक सुंदर सा लॉग लगा दिया है, एक सुंदर सा कांस्टेंट मतलब लगा दिया है c, क्योंकि c1 स्क्वायर कांस्टेंट का स्क्वायर, उसकी पावर लिखने से कोई मतलब होता नहीं, कांस्टेंट तो कांस्टेंट। अब दोनों साइड से हम लोग कंपेयर करेंगे, यानी लॉग को हटा देंगे, तो ये इस तरीके से बन जाएगा xv स्क्वायर, और ये आप इस साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लॉग कैंसिल हो जाएगा, ये हमने लॉग हटा दिया। तो एक्चुअल में कंपेयर करके वैल्यूज को दोनों साइड से लिख दिया जाता है। तो ये हो गया, तो x इंटू वी स्क्वायर, और ये 2v प्लस एक्स सी के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2v प्लस एक्स इंटू में c। तो ये इस तरीके से आपका बढ़िया सा सिंप्लीफाइड आंसर फाइनल एंड रिक्वायर्ड निकल आएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब ये इत्तेफाक वाली बात है, क्वेश्चन इसी तरीके से एक्सरसाइज में दिया ही हुआ है कि ये शुरू के 3 क्वेश्चन होमोजीनियस है, तो होमोजीनियस वाले टेक्निक से ये हो जाएंगे, ये भी होमोजीनियस से होगा। क्यों? क्योंकि जब ये v अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर 2 है और v मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये बनेगा u स्क्वायर इंटू वी। तो दोनों की पावर को आप प्लस करेंगे, 2 और 1 मिलाकर 3 का पावर है, 3 पावर है इसकी। v क्यूब, ये भी 3 पावर का, ये भी 3 पावर का, और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी, हर टर्म की पावर 3 है। तो जब m और n के हर टर्म का पावर सेम है तो इसका मतलब वो क्या है, होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और बिल्कुल क्वेश्चन 1 और 2 की तरह ही आपको सॉल्व करना है। तो ये इसी तरह क्वेश्चन दिया ही हुआ है एक्सरसाइज में, तो कोई बात नहीं, होमोजीनियस है तो तीनों उसी से होंगे। इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन, सो दैट, इसलिए इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप क्या लिखेंगे, 1/mx प्लस एन वाई। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर x और y को हटाकर u और v लिख दिया है, तो ठीक है, जैसे mx प्लस एन वाई है तो यहाँ पर mu प्लस एन v हो जाएगा, ऐसे निकलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि m आपके पास क्या है और n क्या है, तो m इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो v इंटू यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा v का क्यूब। उसके बाद ये अंदर जाएगा, माइनस के साथ हम लिख दे रहे हैं पूरा, तो ये हो जाएगा माइनस का u क्यूब, माइनस का u क्यूब एंड माइनस का 2u v स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ पर m और n है, तो m में u का मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें u का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा v इंटू यू क्यूब, प्लस यहां भी आपका u का मल्टीप्लाई होगा तो u इंटू वी क्यूब, और n में v का मल्टी, इसमें n में v का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का, ये माइनस में ही है, तो ये हो जाएगा v इंटू यू क्यूब माइनस का 2u, ये हो जाएगा v का क्यूब। तो अब देखिए यहां से ये और ये कैंसिल हो गया, अब ये भी दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये माइनस का 2 टाइम्स और ये प्लस का 1, तो माइनस का एक बार, तो माइनस हम लोग ऊपर ही लगा दे रहे हैं, u इंटू में v क्यूब, ये बचेगा, एक बार बचेगा, तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। तो सो दैट गिवन इक्वेशन रिड्यूसेस टू, तो गिवन इक्वेशन कैसे रिड्यूस होगा, तो इसी से आपको मल्टीप्लाई करना है u इंटू वी क्यूब से माइनस में। तो अब ये हमारा बन जाएगा, इसको हम v को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस u को भी अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का इसी तरीके से बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा v इंटू में यू स्क्वायर अब प्लस वी क्यूब,
ये बन गया, और इनटू में dx, मतलब यहाँ x की जगह पर u लिखा है, और इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई हम लोग करा है हम लोगों ने। यहाँ हम लोग माइनस को अंदर लेकर चले गए हैं, तो यहाँ हम बाहर क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, क्योंकि माइनस अंदर जो है मल्टीप्लाई पूरा हो चुका है। तो ये हो जाएगा माइनस का u क्यूब एंड माइनस का 2u इंटू में v स्क्वायर इंटू में dv इज इक्वल टू 0। तो अब मल्टीप्लाई हो गया, अब इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई से हम लोग कर देंगे। तो जब ये अंदर मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, तो ये माइनस का हो जाएगा u इंटू वी क्यूब, और ये भी माइनस में हो जाएगा u इंटू में v क्यूब, और वहां भी ये माइनस में है, तो ये दोनों का साइन चेंज करके इसको पॉजिटिव बना देगा, दोनों को ये पॉजिटिव बना देगा, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में। तो ये हो जाएगा u इंटू में v क्यूब, और यहाँ पर u इंटू में v क्यूब। बस अब जो यहाँ से कैंसिल हो उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से u कट जाएगा, तो ऊपर एक बार u बचेगा, और v जो है नीचे बचेगा 2 बार, और यहाँ से v तो कैंसिल हो जाएगा, तो केवल u बचेगा du, और प्लस यहाँ से u ऊपर जो है 2 बार हमारा बचेगा, और v नीचे 3 बार, और यहाँ से u पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, और नीचे एक बार v बचेगा। तो ये जो इक्वेशन आपका बना, ये क्या है, ये एग्जैक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोगों ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा, वो बिल्कुल पक्का है कि वो एग्जैक्ट बन गया होगा। तो ये हमारा एग्जैक्ट है। तो अब तो नाउ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रल में m, जो भी m है उसको आपको इंटीग्रल में यहां लिख देना है, और ये x के रिस्पेक्ट में, x का मतलब यहाँ पर u के रिस्पेक्ट में, और जब x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो y को कांस्टेंट मानते हैं, तो यहाँ u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यानी यहाँ पर u और v है, तो यानी v हमारा यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और फिर दूसरे इंटीग्रल में उन n के उस टर्म को ढूंढना है जिसमें x ना हो, तो ये हमारा n है, तो x ना हो, x की जगह यहाँ क्या दिया है, u दिया है, और y की जगह v दिया है, तो x ना हो, x का मतलब u बिल्कुल भी ना हो, तो इसके 2 टर्म है, तो इसमें तो u है, इसमें u नहीं है, तो यही हमारे काम का है, और इसे हम v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और इक्वल मिलेंगे कांस्टेंट। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ भी ये लॉग में आएगा, ये भी लॉग में आएगा, तो बढ़िया इसमें हम लोग यही करें कि कांस्टेंट को भी हम लोग लॉग में ले लें, क्योंकि लॉग में आने वाले हैं ये लोग। अब इसको u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो u का इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन में 2, और माइनस का 1 अपॉन u का हो जाएगा लॉग ऑफ u, ये, और प्लस का ये हो जाएगा 2 बाहर पड़ा रहेगा चुपचाप, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ v इज इक्वल टू कांस्टेंट हमारा है लॉग ऑफ c। तो सारे लॉग वाले टर्म्स को हम लोग एक साथ कर लें, तो माइनस का u स्क्वायर अपॉन 2v स्क्वायर ये बन जाएगा, और ये लोग सब लोग उधर भाग जाएंगे, तो जब ये लोग उस साइड जाएंगे तो यहाँ पर लॉग ऑफ c पहले से लिखा है प्लस लॉग ऑफ u हो जाएगा, और ये 2 को हम इसकी पावर में लगा दें, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ v स्क्वायर, और उस साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो अब सबको हम लोग कंबाइन करेंगे, तो ये लॉग a प्लस लॉग b, तो लॉग लॉग वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये प्लस वाले, और माइनस वाला जो है वो हमारा डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको हम लोग अगर माइनस को हम लोग चाहे तो कैंसिल करना चाहते हैं अगर, तो इसका हम लोग रेसिप्रोकल लेकर एक माइनस यहाँ से गायब कर दें, ये इस साइड चला जाएगा, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2v स्क्वायर,
ये इधर चला गया। अगर हम अंदर वाले का रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में सी इंटू में यू। इससे क्या फायदा हुआ, रेसिप्रोकल जब कर देंगे तो एक माइनस बाहर आएगा, वो इधर वाले माइनस को कैंसिल कर देगा, तो फिर ये और थोड़ा सुंदर लगने लगेगा। तो इस तरीके से ये आपने इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकाल लिया है। तो इस तरीके से आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कांस्टेंट यहाँ नीचे लिखा हुआ है। ज़्यादातर कांस्टेंट्स को सिंप्लीफाइड दिखाने के लिए ऊपर न्यूमरेटर में लिखकर दिखा दिया जाता है। तो आप चाहे इस कांस्टेंट, भाई कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई डिवाइड में कहीं भी लिखा जा सकता है, तो आप चाहे तो इस कांस्टेंट को ऊपर भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए आप कांस्टेंट को शुरू से ही दूसरा कुछ लेकर चलिए, जैसे हम C1 लेकर चल रहे हैं तो ये है, तो यहाँ पर आप 1/C1 की जगह पर C लिख दीजिए, तो कांस्टेंट आपका ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो वो थोड़ा सा लिखने में और बढ़िया और सिंप्लीफाइड लगता है, और उसी तरह लिखकर इसको प्रेफरेंस दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका ये बिल्कुल सुंदर सा आंसर प्रकट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर करा क्या कि 1/C1 की जगह पर एक कांस्टेंट लगा दिया नया C, क्योंकि C जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई में है, जनरली उसको ऊपर ही लिखते हैं और ऐसी जगह दिखाते हैं जहाँ पर वो देखने में थोड़ा ज़्यादा सिंप्लीफाइड और अच्छा लगे। तो कांस्टेंट की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कांस्टेंट 1/C1 था, तो 1/C1 की जगह हमने ऊपर C लिख दिया। आप यहाँ चाहे मेंशन कर दीजिए कि वेयर 1/C1 इज इक्वल टू C, तो इस तरीके से यहाँ पर कर दिया गया। तो ये आपका फाइनल एंड रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 6 तक करेंगे। तो हम लोगों ने 1 से लेकर 3 तक कर लिया है, तो अभी 4 से लेकर 6 तक, और मतलब आज 6 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इस वाली क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, अब इसमें देखिए यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तो आप देख रहे थे कि वो होमोजीनियस टाइप का था, तो अब ये किस टाइप का है, तो ये होमोजीनियस तो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है और y की पावर 2, तो यहाँ पर टोटल पावर हो गई 3, और यहाँ पर पावर 2 और 3 मिलाकर 5, तो यानी हर टर्म की पावर जो है अलग अलग है, सभी टर्म की पावर यहाँ पर सेम नहीं है, तो इसलिए ये इसका मतलब होमोजीनियस नहीं है। तो यानी होमोजीनियस तो ये नहीं है। फिर रूल 3 पर आते हैं। रूल 3 कह रहा है कि अगर इस टाइप का लिखा है, XY टाइप का, XY टाइप का अगर लिखा है और Y को अगर कॉमन लिया जा सके, उसी तरह यहाँ XY टाइप का लिखा है, X अगर कॉमन लिया जा सके तो इस तरह का बने, मतलब कोई फंक्शन XY के टर्म्स में लिखा है और Y कॉमन लेके बाहर कर पाए, और यहाँ भी XY के टर्म्स में लिखा होगा, अगर X कॉमन लेकर बाहर कर पाए तो ये वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो देखते हैं क्या यहाँ पर हम लोग Y अगर कॉमन ले लें तो ऐसा ये बन सकता है क्या, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा। तो आप यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर Y कॉमन ले लें, थोड़ा सा इसको हम लोग एक लाइन और सुंदर सा बना लें, तो यहाँ से हम Y कॉमन लेंगे, ये Y कॉमन लेने पर बन जाएगा 2x² y², और ये हमने Y यहाँ से ले लिया कॉमन, Y कॉमन करके हमने बाहर कर दिया, और यहाँ से हम X कॉमन लेकर बाहर कर दे रहे हैं। तो अब आप देखिए इसकी शक्ल बिल्कुल मैच करने लगी रूल 3 से। ये XY के टर्म्स में हर जगह XY के टर्म्स में लिखा हुआ है सब जगह। इसको आप लिख सकते हैं XY का होल स्क्वायर, इसको भी आप लिख सकते हैं XY का होल स्क्वायर, मतलब ये जो भी अंदर लिखा है पूरा XY का ही फंक्शन है, x इंटू वाई सब जगह। तो इसलिए ये XY का फंक्शन है, ये XY है और ये XY का होल स्क्वायर है और एक Y बाहर। उसी तरीके से ये भी है XY और ये XY का होल स्क्वायर और एक X इसमें बाहर है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये क्वेश्चन जो है रूल 3 पर बिल्कुल ठीक ठीक बैठ जा रहा है। तो ये XY का फंक्शन है F1 और ये भी XY के फॉर्म में लिखा हुआ, ये है हमारा F2। तो आप देखेंगे कि हर जगह XY के टर्म्स में देखने को मिलेगा। तो ये F1 है और ये F2 है,
यहाँ y बाहर है, यहाँ x बाहर है, तो ये कंफर्म हो गया कि ये बिल्कुल रूल 3 की तरीके से देखने में। तो इक्वेशन का फॉर्म अगर ऐसा है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा। तो इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज गिवन बाय, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो 1 अपॉन इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर m इंटू एक्स माइनस n इंटू वाई होगा। बस ध्यान रखना है कि mx इंटू एन वाई जो ये करना है, सॉल्व करना है, mx माइनस एन वाई, ये जीरो नहीं होना चाहिए बस, नहीं तो अपॉन में जीरो आ जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि m जो हमारा है ये है, m में आपको मल्टीप्लाई करना है x से, तो ये पूरा आपका m है। जब आप इसमें x का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा xy। उसी तरह जब आप n में y का मल्टीप्लाई करेंगे तो n में तो बाहर एक x लगा हुआ है, जब आप इसमें y डाल देंगे तो ये भी xy बन जाएगा। तो कुल मिलाकर फाइनली होगा क्या कि यहाँ पर y वाले में x से करना है और x वाले में यहाँ y से मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप देखेंगे कि जब यहाँ पर x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसके पूरे के बाहर xy दिखेगा, और जब इसमें y मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसमें पूरे ब्रैकेट के बाहर xy दिखेगा। इसका मतलब यहाँ से xy और यहाँ से xy आप कॉमन ले सकते हैं। तो आप इसी तरीके से लिखेंगे तो ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो हमने यहाँ से xy ले लिया कॉमन। ये जब आप देखिए यहाँ पर जब आपने x से मल्टीप्लाई किया तो ये xy बना, और जब n में, ये n है, n में जब आपने y से किया तो ये भी xy बना। तो यहाँ माइनस करना है mx माइनस ny, जब आप पूरा लिखेंगे तो यहाँ से xy और यहाँ से xy कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में ये बचेगा xy प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, और उसके बाद माइनस लगाना है, यहाँ पर ये बचेगा xy माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर। तो यहाँ भी xy मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ भी। तो ये xy जो है इसको हमने दोनों जगह से कॉमन लेकर बाहर कर लिया, तो ये आपको आसानी से कैलकुलेशन करने में ये आपको आराम रहेगा। तो ये बाहर आ गया। अब बस इसका आप ब्रैकेट ओपन करिए और आराम से एक लाइन में इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका 1 के अपॉन में ये बाहर xy लिखा हुआ है, और जब इसका आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, जैसे हमने इसका ब्रैकेट ओपन कर दिया तो ये माइनस में और ये प्लस में बन जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये और ये आपका कैंसिल हो गया, तो ये 2 और 1 3 टाइम्स x स्क्वायर y स्क्वायर बन जाएगा ये। तो अब ये क्या बना 1 अपॉन 3x क्यूब इंटू वाई क्यूब। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल आया। तो बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा तो आपको क्या करना होगा, इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना होगा, सो दैट गिवन इक्वेशन रिड्यूसेस टू, तो गिवन इक्वेशन आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन है, इसको आप रिड्यूस करिए कैसे, तो पूरे में आपको मल्टीप्लाई करना है 1 अपॉन 3x क्यूब वाई क्यूब से, तो हर टर्म में होगा। तो यहाँ पर लिखा है आपका xy स्क्वायर, तो इसमें भी 3x क्यूब वाई क्यूब पहुंच जाएगा, और यहाँ भी लिखा है 2x स्क्वायर वाई क्यूब, इसके अपॉन में भी 3x क्यूब वाई क्यूब पहुंच जाएगा, dx लिखा हुआ है, प्लस यहाँ आप देख रहे हैं x स्क्वायर वाई, इसके अपॉन में भी 3x क्यूब वाई क्यूब पहुंच जाएगा, और माइनस का
एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, इसके अपॉन में भी 3x क्यूब वाई क्यूब पहुंच जाएगा और इनटू में dy इक्वल टू 0। ये हमने बिल्कुल इस तरीके से बना दिया हर टर्म में। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर x बचेगा नहीं, और y भी कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर y नहीं बचेगा, तो नीचे ही बचेगा x, यहाँ नीचे 2 बार बचेगा और y 1 बार। इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया। अब उसी तरीके से यहाँ पर 2 अपॉन में 3, नीचे x 1 बार बचेगा और y पूरा कैंसिल हो जाएगा, और ये तो यहाँ पर आप देखिए x और y ऊपर छोटी पावर में, नीचे तो नीचे ही जो बचेगा, तो ये है 3, नीचे x 1 बार बचेगा और y 2 बार ही बचेगा, और माइनस यहाँ से x पूरा गायब हो जाएगा और 1 अपॉन में 3 1 बार नीचे y बचेगा, dy इज इक्वल टू 0। तो अब ये जो इक्वेशन बना, ये आपका इक्वेशन एग्जैक्ट है। क्यों है? क्योंकि आपने इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करा है। तो जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो ये बनेगा इक्वेशन, ये बिल्कुल एग्जैक्ट होगा। और जब आप जान गए कि भाई ये एग्जैक्ट है तो बस तुरंत इसका सलूशन आप निकाल दीजिए। तो नाउ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आप कैसे लिखेंगे? इंटीग्रल में आपको लिखना है m, तो इंटीग्रल में आप लिखेंगे m dx, और जब यहां पर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y को आप कांस्टेंट मानेंगे, और प्लस n का आपको वही टर्म लिखना है जिसमें x बिल्कुल भी ना हो। तो इसमें तो x है, इसमें x नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो यही हमारे काम का है। माइनस का 1/3y, तो यहां लिखेंगे माइनस का 1/3y, वो माइनस हम बाहर कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। dy इज इक्वल टू एक कांस्टेंट रहेगा c। तो जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 3 और y कांस्टेंट रहेगा, तो 1/x स्क्वायर का माइनस का 1/x, तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/x, और प्लस का 2/3, और यहां पर log ऑफ x, 2/3 अपनी जगह पर 1/x का log x होगा, और माइनस का 1/3 अपनी जगह पर 1/y का ये हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू c। तो अब आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां से 3, यहां से 3 और यहां से 3 कॉमन लेकर हम लोग इधर भेज दे रहे हैं, तो कांस्टेंट को हमें बदलना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको c1 बना दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/xy प्लस 3, तो हम लोग कॉमन लेके उधर भेज रहे हैं, तो ये 2 इसकी पावर में आ जाएगा, तो log ऑफ x स्क्वायर माइनस का log ऑफ y, और ये 3 उधर चला जाएगा, तो 3 टाइम्स c1, तो 3c1 को हम एक नया कांस्टेंट c लिख देंगे। तो शुरू से ज्यादातर c1 लेकर ही चलना चाहिए, क्योंकि बाद में कांस्टेंट में भी कुछ मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर लग जाता है, तो उसको हटाकर वहां पर c लिख देना चाहिए, तो ज्यादा सिंप्लीफाइड रहता है। अब इन दोनों लॉग को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा log ऑफ x स्क्वायर अपॉन y। तो आप चाहे तो कांस्टेंट को भी लॉग में ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 लॉग हैं, तो लॉग के साथ भी आप कंबाइन कर सकते हैं। तो ये माइनस का 1, तो लॉग वाला हमने पहले लिख दिया और ये माइनस वाले को हमने बाद में, और 3c1 की जगह पर एक नया कांस्टेंट हमने लगा दिया c। तो आप यहाँ लिख दीजिए वेयर 3c1 इज इक्वल टू c। तो ये इस तरीके से आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो हमारा इस तरीके से क्वेश्चन नंबर ये 4 कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है।
तो 5 बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा है कि हर जगह इसमें एक्स वाई लिखा हुआ है। यहाँ भी एक्स वाई, साइन के अंदर एक्स वाई, कॉस एक्स वाई, तो एक्स वाई के फॉर्म में ये फंक्शन है, तो ये f1 ऑफ एक्स वाई है, एक वाई बाहर। उसी तरह इसमें भी एक्स वाई के टर्म्स में लिखा है, तो ये f2 है एक्स वाई का फंक्शन, एक x बाहर। तो बिल्कुल इसकी शक्ल आप देख रहे हैं, ये रूल नंबर 3 से मैच कर रही, देखते ही पकड़ में आ गया तुरंत। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप तुरंत लिखिए, तो चाहे आप लिख दीजिए कि ये इस फॉर्म का है, जैसे आप लिखना चाहें कि इट इज ऑफ द फॉर्म दिस, ये इस फॉर्म का है इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा, तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप लिखेंगे 1/m इंटू एक्स माइनस n इंटू वाई। तो इसको हमने अभी आपको बताया सॉल्व करने के लिए बहुत बढ़िया तरीका, कि अब आप यहां पर देख रहे हैं कि m में आपको x से मल्टीप्लाई करना है, ये आपका पूरा m है, इसमें जब आप x का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई तो पूरा अंदर होगा, तो चाहे आप बाहर ही रखिए पहले। तो जब ये पूरा m है, जब आप इसमें x का मल्टीप्लाई किए तो ये बन गया xy, ये xy बना। उसी तरह जब आप n में आपको मल्टीप्लाई करना है y, तो यहाँ x पहले से है, y और पहुंच जाएगा तो ये भी बन जाएगा xy। तो आपने देखा कि यहाँ भी xy पहुंच जाएगा, यहाँ भी xy पहुंच जाएगा। उसके बाद ये mx को ny से माइनस करना है, तो कुल मिलाकर यहाँ भी xy आ जाएगा x से मल्टीप्लाई करने के बाद, और यहाँ y से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ भी xy। तो यहाँ से और यहाँ से आप xy कॉमन लेकर बाहर लिख दीजिए बस, तो ये आसान हो जाता है लिखने में। तो ये हमने xy कॉमन लेकर बाहर कर दिया। आपको ना समझ में आए तो आप रफ में करके देख लीजिए, पहले यहाँ पर आप लिखिए, तो यहाँ xy पहुँचेगा, यहाँ xy, तो माइनस तो करना ही है। जब x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये mx बन गया, और जब n में y से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ny बन गया। तो यहाँ से भी xy, यहाँ से xy आपको कॉमन लेना है। या तो आप कुल मिलाकर ऐसे समझिए, आप आसान तरीके से इसको समझिए डायरेक्ट, कि जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है x इंटू वाई और f1 माइनस f2, आप ऐसे समझिए, यही कुल मिलाकर करना होता है। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल जाए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए आप ये याद रखिए, इसी को आप डायरेक्ट याद रखिए, ये एक फार्मूले की तरीके से काम करेगा। तो एक्स वाई आपको कॉमन लेना है, ब्रैकेट में f1 माइनस f2। तो f1 कितना है, यहां से लेकर यहां तक ये f1 है, y को छोड़कर ये आपका क्या है f1, और यहां से यहां तक ये आपका क्या है f2, x को छोड़कर ये क्या है f2। तो बस यही करना है, एक्स वाई कॉमन हो जाएगा, बात वही हुई, चाहे m में x से मल्टीप्लाई कर लीजिए और n में y से, उसके बाद एक्स वाई कॉमन ले लीजिए, तो कुल मिलाकर आएगा यही चीज। तो आप डायरेक्ट यही लिखिए एक्स वाई, अब ब्रैकेट में f1 माइनस f2। तो f1 ये है आपका, f2 ये है, तो f1 की जगह आप लिखेंगे एक्स वाई साइन ऑफ एक्स वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई, उसके बाद माइनस का f1 माइनस f2। तो f2 ये है, इसको माइनस करना है, तो ये जब आप माइनस करेंगे तो ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में, तो माइनस करना है, तो माइनस का एक्स वाई साइन ऑफ एक्स वाई एंड माइनस माइनस प्लस का कॉस ऑफ एक्स वाई, ये बनेगा। तो इस तरीके से ये बना एक्स वाई f1 माइनस f2। जब इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आप यही लगा दीजिए तुरंत। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही हुआ था, तो आप डायरेक्ट एक्स वाई बाहर लिखिए और f1 माइनस f2। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, आप पहले y कॉमन लेके हम लोगों ने बाहर करा था, तो जो बाहर कर y बाहर कर दिया तो जो बचा वो f1 है, और यहाँ जब x कॉमन लेके आपने बाहर कर दिया तो जो बचा वो f2 है। तो ध्यान रखिए, यहाँ से y को छोड़ने के बाद जो बचता है वो f1 होता है, x को छोड़ने के बाद वो f2, जैसा वहां पर लिखा है। तो बस ये अब ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका यहां से आ जाएगा 1 अपॉन में,
ये एक्स वाई 2 टाइम्स हो गया, तो 2 टाइम्स ये एक्स वाई लिखा हुआ है बाहर, 2 टाइम्स एक्स वाई इंटू कॉस ऑफ एक्स वाई, तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। तो ये 1 लिखा है, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो इसी से आपको पूरे में मल्टीप्लाई करना है, किसमें, जो आपको इक्वेशन गिवन है उसमें आप मल्टीप्लाई पूरे में कर दीजिए, तो बस बन जाएगा। नाउ द इक्वेशन रिड्यूसेस टू, तो अब हमारा इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा। कैसे रिड्यूस होगा, तो आप देखिए हर टर्म में आपको मल्टीप्लाई करना है 1/2xy cos xy से, हर टर्म में। तो यहां भी होगा, हर टर्म में होगा, y आप बाहर पड़ा रहने दीजिए। तो ये आपका लिखा है xy cos sin xy लिखा है, cos नहीं sin xy, तो xy sin xy इसके अपॉन में भी आपको डिवाइड करना है, हर टर्म में आपको करना है, क्योंकि वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो हर टर्म में मल्टीप्लाई होगा। फिर प्लस यहां से आपके पास क्या है cos xy, तो यहां भी मल्टीप्लाई होगा, और एक y आपका ये बाहर लिखा हुआ है dx प्लस उसी तरीके से यहां पे लिखा हुआ है xy sin xy, इसके अपॉन में भी 2xy cos xy, और माइनस का cos xy, इसके अपॉन में भी 2xy cos xy, और एक x बाहर लिखा है dy इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया, तो हमने हर टर्म में इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन में ही पहुंच जाएगा सब जगह 2xy इस तरीके से। तो आप यहां पर देखिए xy से xy कैंसिल हो गया, तो साइन अपॉन कॉस tan xy, तो tan xy अपॉन में 2। अब यहां से cos xy कट जाएगा, तो 1/2xy बचेगा, और एक y आपका बाहर लिखा हुआ है इनटू में dx प्लस, तो इसको अगली लाइन में लिख ले रहे हैं, हो सकता है जगह कम पड़े। तो अब xy कैंसिल हो गया, तो साइन अपॉन कॉस, यहाँ से भी tan xy अपॉन 2 माइनस का 1/2xy, और ये x बाहर dy इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें आप y को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर हम y को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये हमने इस y को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां जब आएगा तो ये गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने y को अंदर मल्टीप्लाई करा। उसी तरह यहां भी x अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो यहां जब x आएगा तो नीचे से x कैंसिल हो जाएगा, तो केवल 1/2y बचेगा। ये तो मल्टीप्लाई आपने कर दिया, और ये dy बराबर में 0। अब तो ये जो इक्वेशन आपका बना, ये इक्वेशन आपका क्या है, एग्जैक्ट है। तो ये आपने जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया है, ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हमने थोड़ा सा 2 लाइन में करके लिख दिया है, क्योंकि थोड़ा सा ये बड़ा है। ये है, तो आपका ये m है, m dx, और ये n dy। तो now the required solution is, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, तो इंटीग्रल में आप लिखेंगे m y tan xy अपॉन 2, और ये 1/2x,
इसको आपको m को इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, लेकिन y को आपको यहां पर क्या मानना है, कांस्टेंट, और n का वही टर्म लेना है जिसमें x बिल्कुल भी ना हो। तो इस वाले में x बिल्कुल भी नहीं है, तो यही हमारे काम का है, माइनस का 1/2y। माइनस हम यहां लिखेंगे तो उसको बाहर ले आ देंगे, तो ये माइनस यहां बन जाएगा, और इक्वल में एक कांस्टेंट हमारा आ जाएगा c। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं कि जो कांस्टेंट हमारा है, यहां पर भी लॉग वाला टर्म आएगा, यहां भी लॉग वाला टर्म आएगा, तो आप कांस्टेंट को भी लॉग में ले लीजिए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, सॉल्व करने में आसानी होगी। तो इसको आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, y आपके लिए कांस्टेंट है तो y अपनी जगह पर है। tan x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x, तो log ऑफ sec x ये हुआ, x की जगह आपके पास xy लिखा है, तो tan x का होगा log sec x, लेकिन x का कोफिशिएंट है y, तो वो डिवाइड में आ जाएगा इंटीग्रेट करते समय, ये हो गया। और फिर ये हो जाएगा 2 बाहर लिखा रहेगा अपॉन में, और x का हो जाएगा log ऑफ x अपॉन 2। उसी तरीके से यहाँ भी 2 नीचे रहेगा, और ये हो जाएगा log ऑफ y अपॉन 2, और इक्वल में एक कांस्टेंट आपके पास है log ऑफ c। अब आप देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो यानी 2 कॉमन होकर उधर जाएगा, तो हमें कांस्टेंट बदलना पड़ेगा। तो यहाँ हम इसको c1 c1 बना दिए, y कैंसिल हो गया, 2 कॉमन होकर उधर भाग जाएगा। अब सारे लॉग को हम कंबाइन कर देंगे, तो कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा log sec xy log a प्लस log b, तो log a इंटू बी, और जो माइनस में है वो आपका अपॉन में आ जाएगा। तो ये पूरा आपका लॉग के अंदर लिखा हुआ है, लॉग के अंदर लिखा है sec xy इंटू x अपॉन y, ये पूरा लॉग के अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ हम एक बड़ा ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, ये पूरा लॉग के अंदर है, और ये जो 2 है यहाँ से कॉमन होकर जब इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स log c1 ये बनेगा। हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर ले आकर पावर में लगा देंगे। अब दोनों साइड से आप कंपेयर करिए, लॉग हटा दीजिए, जब दोनों साइड से आप लॉग हटा देंगे तो यहां से क्या बचेगा, x इंटू sec xy अपॉन y, और c1 स्क्वायर की जगह एक सुंदर सा कांस्टेंट आप लगा देंगे c। तो अब x को आप इधर रखिए, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा c इंटू वाई। अब अगर आप sec को उधर ले, भाई y इंटू सी तो हो गया, sec जब अपॉन में जाएगा उसके बाद ऊपर आएगा, तो जो sec जब अपॉन में जाएगा तो 1/sec मतलब cos, तो cos ऑफ xy। तो इस तरीके से आप इसका रिक्वायर्ड और सुंदर सा आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, तो आप इसका सलूशन जो है देखिए कैसे होगा। इसके लिए थोड़ा सा हम आपको बता दें, इसके लिए एक प्लेलिस्ट हमारा बना हुआ है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर आप स्टार्टिंग से कोर्स पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि ये जो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें हमने सीरियल नंबर डाला है 1 2 3 ऐसे करते करते। तो ये जो हमारा आज का लेक्चर है ये 32वें वाला क्लास है। तो 32 से पहले जो इसके पहले हमने थियरी वाला पढ़ाया है, जो हमारा इसमें का लेक्चर नंबर, उसमें थंबनेल में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके ये 32 वाला है जो आज का हम लोग क्लास कर रहे हैं, आपने थंबनेल पर देखा होगा। तो 32 के जो पहले है 31 वाला लेक्चर, मतलब इसी टॉपिक का जो है कॉन्सेप्ट वाला, तो उसी में जब रूल नंबर हमने 7 पढ़ाया था, रूल नंबर 7, तो उसी में एग्जाम्पल में हमने जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो सॉल्व करके दिखा दिया है।
तो इसको दोबारा सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं है। आप इसी क्लास के एक पीछे क्लास यानी लेक्चर नंबर 31 में जाएंगे और रूल 7 के एग्जाम्पल में आपको ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीटली सॉल्व मिल जाएगा। तो लेकिन आप कह रहे होंगे कि जब आपको पीछे आपने बता दिया तो यहाँ आपने क्यों लिखा है? वो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है क्योंकि जब हम एक्सरसाइज लिख रहे हैं तो हम पूरा 1 से लेकर बता रहे हैं। अभी हम 6 अगर छोड़ देंगे तो आप कहेंगे कि 6 आपने बताया नहीं, क्योंकि आप हो सकता है ध्यान ना दिए हो पिछली क्लास में, तो इसलिए हमने यहाँ पर बता दिया। हम सीक्वेंस से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप पिछली क्लास में जाकर देख सकते हैं, बिल्कुल वीडियो के एंड में रूल नंबर 7 के एग्जाम्पल में ये कंप्लीटली सॉल्व आपको मिलेगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है।